हेलो एवरीवन। बिहार ज्योग्राफी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम कवर करने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो गंगा नदी है वो गंगा बिहार के प्लेन्स को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार प्लेन्स में और साउथ बिहार प्लेन्स में। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच वेस्ट से ईस्ट दिशा की ओर बहती है और ये पूरे बिहार को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ का हिस्सा और साउथ का हिस्सा। नॉर्थ से जितनी भी नदियाँ आती हैं वो आकर के गंगा में मिल जाती हैं। साउथ से भी जितनी नदियाँ बिहार के साउथ से भी जितनी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं वो भी आकर के गंगा में मिल जाती हैं। तो बिहार के नॉर्थ साइड से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं जो गंगा में आकर के मिल जाती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है नॉर्थ बिहार रिवर्स। लेकिन इस नॉर्थ बिहार के रिवर्स को कवर करने से पहले सबसे पहले हमें गंगा रिवर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये नदियाँ आकर के अल्टीमेटली गंगा में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं। It originates as भागीरथी from the गंगोत्री ग्लेशियर in उत्तराखंड। ये गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में जब मिलती हैं तब वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो दोनों नदियाँ हैं आपस में जब मिलती हैं तो मिलने के बाद से जो ओरिजिनेट वहाँ से होता है उसे हम गंगा कहते हैं। ये उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश में आती है और उसके बाद से बिहार में एंटर करती है। कहाँ पे? बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा नामक एक स्थान है, वहाँ पर। चौसा वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी की लड़ाई हुई थी। यहीं से गंगा नदी बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है और पूरे राज्य को दो हिस्सों में यानी कि नॉर्थ और साउथ में बांट देती है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इस गंगा नदी के लेंथ के बारे में और इसके फ्लो के बारे में जो बिहार में बहती है। इसकी टोटल जो लेंथ है बिहार में वो है 445 किलोमीटर, जबकि इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिहार में ये वेस्ट से लेकर ईस्ट दिशा में बहती है और अंत में कटिहार नामक ज़िले को छोड़कर ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से? बिहार में आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कटिहार। कटिहार में ये छोड़ करके वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक आप इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि बिहार का जो ढाल यानी कि जो स्लोप है वो बहुत ही कम होने के कारण यहाँ गंगा नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है। वरना हिमालय से जब ये आती है गंगा नदी तो काफ़ी वहाँ पे स्टीप होता है स्लोप, जो इसीलिए वहाँ से तेज़ी से आती है, लेकिन बिहार में आते आते इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ढाल यानी कि स्लोप इसका काफ़ी कम होता है। इसी वजह से नदी अपने साथ लाई गई मिट्टी यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं, इन सेडिमेंट्स को रास्ते में ही जमा करने लगती है, जिससे छोटे छोटे टापू यानी कि रिवर आइलैंड्स बन जाते हैं, जिन्हें बिहार की स्थानीय भाषा में दियारा लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? दियारा लैंड। और ये जो गंगा नदी है वो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो ये बक्सर में प्रवेश करती है, फिर आता है भोजपुर, थर्ड सारण, फोर्थ पटना। और पटना में आप याद रखेंगे कि सबसे लंबी दूरी अगर ये तय करती है गंगा तो वो पटना में करती है, लगभग 99 किलोमीटर। पटना के बाद ये जाती है वैशाली में, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद से खगड़िया, खगड़िया के बाद से मुंगेर, मुंगेर के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद से भागलपुर और भागलपुर के बाद से लास्ट आता है हमारा कटिहार, जहाँ से ये
निकास बिंदु है इसका, और यहाँ से ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। अगला पॉइंट हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैचमेंट एरिया के बारे में, जो कि पटना में है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। ये कैचमेंट एरिया वो है, वह पूरा क्षेत्र जहाँ पर पानी बहकर अंत में गंगा में आता है। जितनी नदियाँ आती हैं आकर के जिस स्थान पर आकर के वो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। और गंगा नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया पटना ज़िले में है। कैसे? पटना के पास गंगा नदी में कई बड़ी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरीज उनकी। नॉर्थ से गंडक और घाघरा आकर मिलती है, और साउथ से सोन नदी आकर मिलती है। गंगा रिवर में नॉर्थ से आती है गंडक और घाघरा, और साउथ से आती है हमारी सोन रिवर और आकर के गंगा में मिल जाती है। लेकिन कौन से स्थान पर? पटना में आकर मिलती है, और जहाँ पर ये मिलती है उसी को क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया। और बिहार में ये कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर 3 नदियाँ जा कर के किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है। और इतनी सारी नदियों के एक ही जगह पर मिलने से पटना के पास गंगा का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही बार में 3 नदियाँ जाकर के एक बड़ी नदी से मिल रही है। लास्ट में हम एक कवर करते हैं, बिहार की जीवन रेखा क्या है? वो है गंगा नदी। ठीक है। वो क्यों है, वो इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिए। पहला है फर्टाइल लैंड, फर्टाइल प्लेन के बारे में। हर साल गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपने साथ एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। और ये जो मिट्टी है ना, ये एलुवियल सॉइल, ये धान, गेहूं और मक्के की खेती के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये इन धान के लिए, गेहूं के लिए और मक्के के लिए इतनी ज़्यादा ये उपजाऊ हैं। ये कौन से? एलुवियल सॉइल्स। और ये लेकर के कौन आता है? ये गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं जो बिहार में लेकर के आती हैं। तो ये भी एक जीवन रेखा का पॉइंट हो गया। ये गंगा और उसकी सहायक नदियां जीवन रेखा का काम करती हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि प्रयागराज, जो कि यूपी में है, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया यानी कि जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ तक जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी से होकर ही गुजरता है। और इसमें पटना और भागलपुर प्रमुख नदी बंदरगाह यानी कि इनलैंड पोर्ट्स हैं जो व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगला है अर्बनाइजेशन और इसकी पॉपुलेशन को लेकर के। बिहार के बड़े और प्रमुख शहर जैसे कि पटना, मुंगेर, भागलपुर और हाजीपुर गंगा के किनारे ही बसे हैं। हमें पता है कि जीवन को व्यापन करने के लिए पानी एक सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, और हम इतिहास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वहीं पर बसते हैं जहाँ पर पानी का सोर्स होता है, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। तो इसमें भी यही पॉइंट दिया गया है कि बिहार के बड़े और प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, जैसे कि पटना, मुंगेर, भागलपुर और हाजीपुर, ये गंगा के किनारे ही बसे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनका पानी का सोर्स कंप्लीट होता है। और इस राज्य के यानी कि बिहार राज्य के लगभग 40% आबादी इसके आसपास के क्षेत्र में ही रहती है। लास्ट पॉइंट है इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कि गंगा नदी में गंगैटिक डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो पाई जाती है। और भागलपुर, जो कि बिहार में है, भागलपुर में इसके संरक्षण के लिए एक विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए जिनकी वजह से गंगा और इसकी सहायक नदियों को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। ये था जो अभी हमने कंप्लीट किया गंगा नदी के बारे में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि जो नॉर्थ बिहार से नदियाँ आती हैं वो कौन कौन सी है, और पहले नॉर्थ बिहार नदियों की इम्पोर्टेंस के बारे में हम एक ओवरव्यू लेते हैं। सो बिफोर लुकिंग एट इंडिविजुअल रिवर्स, लेट्स अंडरस्टैंड देयर कोर नेचर। ठीक है। इन नदियों के नेचर को हम सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्थ बिहार से जो नदियाँ आती हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका नेचर क्या है।
तो सबसे पहले नेचर में इनका सबसे पहला पॉइंट है वो है पेरेनियल नेचर, यानी कि 12 मासी नदियाँ। एक्चुअली दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज़, यानी कि ग्लेशियर से नेपाल एंड तिब्बत से ये नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं नेपाल और तिब्बत की, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। और इसका मतलब है कि इनमें साल में 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बारिश के अलावा बर्फ़ पिघलने से भी पानी मिलता है। बर्फ़ तो पिघलते रहता है, ठीक है, पानी अगर बारिश का पानी बंद भी हो जाए तो बर्फ़ जब पिघलता है तो इसमें पानी आता रहता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाई सेडिमेंट लोड, यानी कि गाद या मिट्टी लेकर के आना। As they flow down from steep Himalayan slopes into the flat plains of Bihar, their speed suddenly decreases. That means ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, बालू और कंकड़ यानी कि सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया इनके नेचर के बारे में। द थर्ड पॉइंट इज meandering and course change. That means रास्ता बदलना. Due to heavy sediments, the river beds get blocked. और इसी वजह से ये नदियाँ बहुत ज़्यादा घूम घूम कर, यानी कि meanders, घूम घूम कर बहती हैं और अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि बिहार में जो स्लोप है ना, वो स्लोप काफ़ी कम है, ज़्यादातर प्लेन एरिया है। तो हिमालय से आते हुए ग्लेशियर से जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा स्टीप है वहाँ की स्लोप्स, लेकिन बिहार में आते आते वो प्लेन हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से आने के बाद से अगर प्लेन एरिया मिलेगा तो वो स्टीप की तरह डायरेक्ट सीधे नहीं जाएगा नीचे की तरफ, बल्कि जिधर उसे आसान पड़ेगा नदी को, उस तरफ वो घूमता चला जाएगा और अपना रास्ता बनाते, और जिधर जिधर वो रास्ता बनाते जाता है सीधा ना जा कर के, उसे क्या कहते हैं, मिएंडर्स कहते हैं। यानी कि घूम घूम कर जाना, जिधर उसे आसान पड़ रहा है उधर घूम करके आगे वो बहते चला जा रहा है, इसे मिएंडर कहते हैं। और ये रास्ता बदलते हुए जाता है। अब क्या होता है, नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, लेकिन जब इन नदियों में बारिश के कारण या फिर बहुत ज़्यादा जब पानी का फ्लो इसमें बढ़ जाता है तो ये तो घूम घूम कर जाती हैं। तो अचानक से जब पानी का फ्लो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, घूम घूम के जाने की वजह से बहुत जगह पर इसमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला है एक पॉइंट, द पैराडॉक्स, यानी कि विरोधाभास। इसमें क्या है, एक तरफ तो ये नॉर्थ बिहार में एलुवियल सॉइल ये नदियाँ लेकर के आती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन थ्रू एनुअल फ्लड्स। और दूसरी तरफ क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनते हैं साल में एक बार, जब इसमें इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो है ही है, साथ में एक नेगेटिव भी है कि एलुवियल सॉइल लाने के कारण लैंड को फर्टाइल तो बना रहे हैं, पर साथ में वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस भी ये नदियाँ लेकर के आती हैं। अब एक एक करके हम नॉर्थ बिहार रिवर्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घाघरा यानी कि सरयू रिवर के बारे में, जो कि नॉर्थ बिहार में ये आती हैं नदियाँ। तो इसका ओरिजिन या फिर रूट क्या है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी माकचाचुंगो ग्लेशियर इन तिब्बत। ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, माकचाचुंगो ग्लेशियर से, ग्लेशियर का नाम है। एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू नेपाल एंड उत्तर प्रदेश इट एंटर्स बिहार, यानी कि बिहार वो तीसरी जगह है जहाँ पर ये एंटर करती है। बिहार से पहले, सबसे पहले तो ये नेपाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से बिहार में एंटर करती है। ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक लंबी नेचुरल बॉर्डर बनाती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक्चुअली ये नदी एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। और ये बिहार के सारण यानी कि छपरा ज़िले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसे यूपी में सरयू कहा जाता है, जहाँ अयोध्या स्थित है।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है कि इसे यूपी में सरयू कहा जाता है, सरयू नदी, इसीलिए मैंने ऊपर नाम लिया था घाघरा यानी कि सरयू रिवर। तो इसे यूपी में सरयू कहा जाता है जहाँ अयोध्या स्थित है। और ये बिहार सारण छपरा ज़िले के पास में गंगा में मिल जाती है। दूसरा हमारा नॉर्थ बिहार का जो नदी हम कवर करते हैं वो है गंडक रिवर। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? एक्चुअली इट राइजेंस इन द हिमालयाज इन नेपाल। ये हिमालयाज में, नेपाल में हिमालयाज में ये ओरिजिन इसका है, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और बिहार में ये वाल्मीकि नगर जो कि वेस्ट चंपारण में है, वहाँ पर ये बिहार में एंटर करता है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, ये हिमालयाज से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे? नेपाल में। और बिहार में ये एंटर करता है वाल्मीकि नगर जो कि वेस्ट चंपारण में है। गंडक नदी उत्तर बिहार की, नॉर्थ बिहार की एक बहुत बड़ी नदी है और इस पर वाल्मीकि नगर बैरेज बनाया गया है। इसी नदी पर, गंडक रिवर पर वाल्मीकि नगर बैरेज बनाया गया है जहाँ से त्रिवेणी नगर निकाली गई है। यह नगर पश्चिम चंपारण और आसपास के इलाकों में खेती की सिंचाई यानी कि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह नदी हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, पटना, ठीक है। नेक्स्ट जो नदी है वो है बूढ़ी गंडक। इसका ओरिजिन कहाँ से है? एक्चुअली अनलाइक द मेन गंडक, इट ओरिजिनेट्स विद इन बिहार। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये गंडक नदी की तरह नहीं, एक्चुअली ये जो बूढ़ी गंडक है ये बिहार में ही ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है? फ्रॉम सोमेश्वर हिल्स। कल हमने पहले वाले लेक्चर में हमने सोमेश्वर हिल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि हमारा शिवालिक रेंजेस में एक चोटी पर आती है, वेस्ट चंपारण में जो है, वहाँ सोमेश्वर हिल से ये ओरिजिनेट होती है। और ये गंडक नदी के ईस्ट में उसके समानांतर यानी कि पैरेलल बहती है। और ये नॉर्थ बिहार के सबसे तेज़ गति से बहने वाली नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये नॉर्थ बिहार वाले साइड में जितनी नदियाँ बहती हैं उनमें से ये सबसे तेज़ नदी बहने वाली है। कौन सी? बूढ़ी गंडक। तेज़ बहाव के कारण ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी यानी कि हाईली मेंडरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते बनाती है और ये ऐसे होकर बहती है। अंत में ये खगड़िया ज़िले के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगला जो हमारा रिवर है वो है बागमती रिवर। बागमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है हमारा शिवपुरी रेंज में जो कि नेपाल में है। और ये नदी नेपाल की काठमांडू घाटी से होते हुए बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में प्रवेश करती है, ठीक है। पहली बात तो ये नेपाल के काठमांडू घाटी से होते हुए बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में प्रवेश करती है। और ये नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर इलाकों में बहती है। और इसका रास्ता बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये किधर से बहेगी। इसलिए मॉनसून के समय इस नदी के कारण ये जो अभी जिन ज़िलों का मैंने नाम लिया इसमें अचानक से भीषण बाढ़ आ जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट रिवर इज़ कोसी रिवर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 7 हिमालयन स्ट्रीम्स और इसे सप्तकोशी भी कहते हैं। So it is formed by 7 Himalayan streams in Tibet and Nepal. It enters Bihar at भीमनगर in सौपाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये सौपाल डिस्ट्रिक्ट में भीमनगर में प्रवेश करती है कोसी रिवर, ठीक है। और ये 7 हिमालयन स्ट्रीम्स को मिला करके ये फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 7 हिमालयन स्ट्रीम्स और इसे सप्तकोशी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वाई इट इज़ कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक इसे क्यों कहते हैं?
कोसी नदी दुनिया में सबसे तेज़ गति से अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। पिछले 250 सालों में यह लगभग 150 किलोमीटर वेस्ट की तरफ खिसक चुकी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रफ़्तार कितनी तेज़ होगी। ठीक है, कोसी नदी को दुनिया में सबसे तेज़ गति से अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है। दुनिया में बहुत तेज़ी रास्ता, मतलब दुनिया में ऐसी कोई नदी है ही नहीं जो इतनी तेज़ गति से अपना रास्ता बदलती है। तो और बताया भी गया है कि 150 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ खिसक चुकी है, इतना ये अपना रास्ता बदलती है। और इसी की वजह से ये अपने साथ इतनी मिट्टी और गाद लाती है कि इसका खुद का रास्ता बंद हो जाता है और पानी नए इलाकों में घुस जाता है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान हो जाता है। अब इतना ये रास्ता किस लिए बदलती है? वो इसलिए क्योंकि जितनी तेज़ी से ये आती है, ये अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आती है और वो जमा होते चला जाता है। स्टीप अगर स्लोप होता है तो वो मिट्टी नीचे की तरफ मतलब घिसकता रहता है, नीचे जाता है। लेकिन स्टीप स्लोप ना होने की वजह से वो मिट्टी वहीं इकट्ठा हो जाती है और पानी को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं बन पाता है। तो क्या होता है, वो अपना रास्ता बदलती रहती है और इसी की वजह से नए नए जगह पर बाढ़ का नुकसान हमेशा बना रहता है जिस इलाके में ये नदी बहती है। अब इसका कन्फ्लुएंस क्या है? इट मीट्स द गंगा एट कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? कन्फ्लुएंस मतलब जो संगम होता है उसे कहते हैं। तो गंगा में ये कुर्सेला जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर ही जा कर के गंगा से मिल जाती है। हमारी आखिरी नदी है नॉर्थ बिहार की, वो है महानंदा रिवर। ठीक है, एंड वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी महलदीराम हिल्स इन दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये नॉर्थ बिहार के सबसे ईस्ट हिस्से में बहने वाली नदी है। नॉर्थ बिहार के ईस्ट इलाके में बहने वाली ये नदी है और ये किशनगंज ज़िले में बिहार में आती है और पूर्णिया और कटिहार होते हुए बांग्लादेश की सीमा के पास गंगा में मिल जाती है। और ये इलाका सीमांचल, ये जो इलाका है जूट और चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? ये पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, ये कौन सा? जूट और चाय के लिए, टी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।